तो वेलकम बैक टू द थिएटिकल टॉक शो। आज हम फिर अंकुश सर के साथ हैं। तो सर, आप यंग जनरेशन को, एस्पायरिंग एक्टर्स को एडवाइस क्या देना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़, आप जहाँ भी जिस शहर में भी हैं और आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा, अगर आपके आसपास कहीं रंगमंच होता है, थिएटर होता है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए और रंगमंच में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी में ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे शहरों के रंगमंच में बहुत निगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो मैं कहूँगा उनको आप नज़रअंदाज करते हुए पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को ढालने की कोशिश कीजिए। और नाटक करने के साथ साथ आप लिटरेचर पढ़िए और इंटरनेशनल एंड नेशनल जो अच्छा सिनेमा है वो सिनेमा देखिए, ताकि आपके अंदर एक इजाफा है। किताबों से देखो, सबसे बड़ा खास फायदा जो मुझे लगता है, एज एन एक्टर आप एक जिंदगी जीते हैं, लेकिन किताबों में, किस्सों में, कहानियों में, उपन्यास में बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे किरदारों की जिंदगियों के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उनके किस्से होते हैं। तो आप छोटी सी किताब से हजार जिंदगियों के बारे में जान लेते हैं, जो एज एन एक्टर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जी सर। और दूसरी चीज ये है कि अपनी ग्रेजुएशन यानी कि अपनी एजुकेशन की जो आपकी कंसिस्टेंसी है एजुकेशन को आपको छोड़नी नहीं है। ग्रेजुएशन तो आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपकी इच्छा किसी भारत के किसी जाने माने संस्थान में जाके एक्टिंग सीखने की या पढ़ने की है तो आप FTI या NST भी जा सकते हैं। इसके अलावा हर स्टेट में अब तो कुछ कुछ एकेडमी स्कूल गए, आप वहां भी जाके काम कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आप किसी एकेडमी में नहीं जा रहे हैं तो किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में, अच्छे कोच के गाइडेंस में आके आप तैयारी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बेसिकली आपको स्किल्स आने चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी सीखें, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी डिग्री नहीं देखती, आपके स्किल्स देखती है। तो सर, जैसे आपने कहा बुक बहुत एसेंशियल पार्ट है। सर, मैं बुक्स कम रीड करता हूँ, बहुत कम रीड करता हूँ। और मेरे जब मैं कोई भी एक सीन क्रिएट करना होता है, जब हम स्किट प्रिपेयर करते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल अ स्टोरी। मैं स्टोरी बता ही नहीं पाता किसी को, बहुत मुश्किल से बनती है। या तो किसी को कॉपी करना पड़ता है, किसी मूवी से इंस्पायर होकर करना पड़ता है। तो सर, बुक्स कैसे आपको हेल्प करेंगी स्टोरी बनाने में, आप बता सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, जरूर बता सकता हूँ। पहली चीज तो जो आपने बोली कि मैं किसी को स्टोरी टेल नहीं कर पाता हूँ, सबसे पहले किसी को टेल नहीं करनी होती, सबसे पहले खुद ही को टेल करनी होती है। कोई भी कहानी जब हम दूसरों को सुनाने जाना चाहते हैं, सबसे पहले वो कहानी खुद को सुनाइए। सबसे अच्छा तरीका है, शीशे के सामने बैठ जाइए, शीशे को सुनाइए। यहाँ बैठे स्पून को सुना दीजिए, उस दीवार को सुना दीजिए। यानी कि आपको जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनसे बात करनी आनी चाहिए। कलाकार में वो दम होता है कि हर मुर्दे में जान डाल सकता है, वो आर्टिस्ट होता है। तो आप सबसे पहले खुद को सुनाने की कोशिश कीजिए। तो खुद को सुनाना सीखेंगे, दूसरों को भी सुनाना आप शुरू कर देंगे। और जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारी कहानियों के हिस्से होंगे, उन हिस्से को आप कंपोज करके एक अच्छा किस्सा तैयार कर सकते हैं जो दूसरों को आप सुना सकते हैं। इसलिए किताबें फायदेमंद होती हैं। इम्प्रोवाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। जब आप कोई सीन करते हैं, बाई चांस कोई अगर आप लाइन्स भूल गए किसी सिचुएशन में है, तो आपने इतने उपन्यास, इतनी कहानी, इतना सिनेमा देखा हुआ है, कहीं ना कहीं से तुरंत क्लिक्स हो जाते हैं, आप तुरंत उसको परफॉर्म कर देते हैं, वोकैब्स आपका स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप मान लीजिए एक मुस्लिम कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध उर्दू बोलता है, वो अल्फाज आपके पास नहीं है क्योंकि आपने किताबें नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी है तो अल्फाज होंगे, इम्प्रोवाइज कर देंगे आप जी। तो ये चीज़ से फायदा होता है बुक से। सर, आपके स्ट्रगल्स क्या रहे जर्नी में? यार स्ट्रगल्स नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं अप एंड डाउन्स रहे हैं। अप एंड डाउन्स। वैसे मैं ऐसे होता हूँ, मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, मुझे लगता है स्ट्रगल शब्द ही हटा देना चाहिए डिक्शनरी से। स्ट्रगल जैसी कोई चीज है ही नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक कोई व्यक्ति को इस धरती पे भेजा जाता है, कोई शक्ति भेजती है, और उसके द्वारा क्या क्या काम होने हैं वो शक्ति पहले डिसाइड करके रखती है। इंसान के हाथ में केवल चॉइसेस होती हैं, अच्छी और बुरी, उनको चूज करते 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 वो अपनी जर्नी तय करता है, ऐसा इंसान को लगता है। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री डिसाइडेड है, इंसान के हाथ में होती ही नहीं है। तो अपने डेस्टिनी में बिलीव कीजिए, आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, उसको एंजॉय कीजिए। और मुझे लगता है अगर आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से को, आपको एंड डाउन्स को, दुख को और सुख को, अमीरी को, गरीबी को, बदहाली को, खुशहाली को अगर आप एंजॉय कर सकते हैं, मुझे लगता है आप जिंदगी के स्ट्रगल को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो स्ट्रगल बचा ही का, हर चीज तो हैप्पीनेस। सही है सर, सही है सर। सर, आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है मेरे को बात करके। मैं आपसे कर सकता हूँ बात, बहुत बात कर सकता हूँ सर, पूरा दिन बात कर सकता हूँ सर। जैसे मैं डायलॉग्स बोलता हूँ, मैं जब डायलॉग्स बोलता हूँ तो मेरे जो वर्ड्स होते हैं ना वो स्किप हो जाते हैं।
तो उसको मैं कैसे ठीक करूँ? मेमोरी लॉस है, वर्ड्स स्किप नहीं होते। बेसिकली आप ना मेमोराइज नहीं करते हो अच्छे से लाइन्स को। मेमोराइज करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और जो एमेच्योर थिएटर करते हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्निक्स। हम लोग तो बाकायदा ट्रेंड होकर आए, हमको हजार तकनीकें पता है कि लाइन्स याद, और एक्टर्स को लाइन का याद करने का तरीका बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे एक हिंदी का और इंग्लिश का एक स्टूडेंट याद करता है अपने क्वेश्चन का आंसर। एक्टर्स को याद करने के लिए बहुत तरीके से याद कराया जाता है, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। तो जब वो तुम करोगे वो चीजें कवर अप हो जाएंगी, तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। एंड सर जैसे मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ और मेरे जो वर्ड्स हैं वो क्लैरिटी नहीं आती है। जैसे मैं कोई वर्ड बोलता हूँ तो स्लिप हो जाता है। जैसे मैं एक वर्ड बोलता हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो मैंने जा सकता ना मेरा बिल्कुल स्किप हो जाता है, स्लिप हो जाता है, क्लियर नहीं आता वो सर उसकी टेक्निक होती है। बिल्कुल टेक्निक होती है। देखिए डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तलफ्फुज, आर्टिकुलेशन, टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द लेयर ऑफ द टेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ द टेक्स्ट, इतनी सारी चीजें हैं। जो भी आप बोलते हैं वो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट। और टेक्स्ट से पहले एक चीज और आती है, सब टेक्स्ट, टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, और जितनी चीजें मैंने बोली जब इनकी आपके अंदर समझ होगी तो जबान क्या चीज है, कुछ भी नहीं लड़खड़ाएगा। इंसान लड़खड़ाता जब ही है जब आधी अधूरा ज्ञान होता है, आधी अधूरी आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं आया, आपने बोला मैं आ गया ना, बिंदास होकर बात कर रहा हूँ ना, मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस है, मुझे डर नहीं लगता अपने काम से, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मेरी कमांड है उसके ऊपर। जहां से उठाओगे वहीं शुरू हो जाऊंगा। 2003 से लगा पड़ा हूँ, बच्चों की तरह शुरुआत की थी, आज 33 साल का हो चुका हूँ, लेकिन भीतर का बच्चा आज भी जिंदा है। सर मैं मेरा क्वेश्चन, हाँ प्लीज सर आप ये कैमरामैन का क्वेश्चन है, बोल भाई। कि हाँ, आप ये सब जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या रियाज करते हैं आप दिन भर में? आपकी क्या ऐसी दिनचर्या क्या रहती है कि आपकी ना आवाज खराब हो, आपके शब्द ना लड़खड़ाएं, आप कभी अपना कंपोजर ना खोएं, जैसे आप जो बता रहे मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, ये सब क्या करते हैं आप दिन भर में? कुछ तो एक आपका रहता होगा ना सेट ऑफ रूटीन की। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, बॉडी, माइंड, सोल। इसके अलावा एक चौथा इंपॉर्टेंट टूल होता है उसकी आवाज। तो माइंड के लिए मेडिटेशन करता हूँ, आई डू विपश्यना लॉट, एवरी डे आई डू 1 hour 2 hour मेडिटेशन, इट इज माई डेली रूटीन प्रैक्टिस। डांसिंग करता हूँ, फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत मजा आता है, और मैं बच्चों की तरह डांस करता हूँ, कमरे में बंद होके हेडफोन लगा के, या कोई नहीं तो अपना म्यूजिक पे या हाई स्पीड वॉल्यूम करके मैं बहुत डांस करता हूँ। योगा करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, फिजिकली फिट रहने के लिए ये सारी चीजें करता हूँ। और अपने एक्सेंट को, जो आपने बोला कि आवाज के लिए आप क्या करते हैं, हारमोनियम पे मैं आकार का अभ्यास करता हूँ, आरोह अवरोह की प्रैक्टिस करता हूँ, सरगम की प्रैक्टिस करता हूँ, या जो नोटेशंस मुझे याद है मैं उनकी प्रैक्टिस करता हूँ, या जो स्पीचेस के या वॉइस की जो एक्सरसाइजेस मुझे आते हैं तो उनके मेरे रूटीन्स हैं। जब जिस तरीके का काम आता है उस हिसाब से मुझे अपनी आवाज पे काम करना होता है। तो बेसिकली इट इज एन क्राफ्ट एंड इट टेक्स टाइम। ये आज बताया हो जाएगा नहीं, ये साधना जैसा है। अभिनय एक साधना है, ये समझ लो आप। सन्यासी जिसका जीवन जैसा होता है ऐसा ही अभिनेता का जीवन होता है, पर फर्क इतना है कि यहाँ पे माया साथ में रहती है, वहां माया साथ में नहीं होती है। यहाँ माया के बीच में रह के साधना करनी होती है, इतना ही डिफरेंस है। अच्छा सर, मेडिटेशन एक्टिंग में हेल्प करती है? बहुत हेल्प करती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होता है, जो एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होता है, जो एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स के साथ कैसे आपको खेलना है वो मेडिटेशन से आपको पता चलता है। आपके भीतर क्या वृत्तियां हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या हैबिट पैटर्न्स हैं, क्या थिंकिंग पैटर्न्स हैं, क्या ब्रेन पैटर्न्स हैं, क्या बिहेवियरल पैटर्न्स आपके भीतर है। मेडिटेशन के जरिए आप पूरी पर्सनैलिटी को रीड आउट करते हो, अपनी ऑब्जर्व करते हो, खुद को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हो, सेल्फ को एक्चुअलाइज करना सीखते हो, सेल्फ पर्सनैलिटी के बारे में जानना सीखते हो। जब आप खुद की सेल्फ पर्सनैलिटी को जान जाते हो बेहतर तरीके से, तब आप दुनिया की किसी भी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो सर मेरा भी क्वेश्चन, हाँ जी पूछो। सर जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि 2003 में आपने स्टार्ट किया था लाइक सिनेमा, तो क्या सर तभी से आपको ये सब लाइक मेडिटेशन वगैरह जैसे आप अभी बता रहे हो, हाँ। ये तभी से आपको पता था कि ये सब इम्प्रूव करता है लाइक स्पिरिचुअली या इंटरनली, या आपने आगे चल चल के सीखा कि लाइक ये भी करना चाहिए? जैसे मैं बताऊं, विपाशना मेडिटेशन तो मुझे मेरे बैचमेट, क्या मेरे सीनियर थे डैनियल, वो पोलैंड के रहने वाले थे। मैं एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाऊं, थोड़ा सा, बट हॉस्टल लाइफ का किस्सा है, सब उसको बर्दाश्त करेंगे। मैं फर्स्ट डे जब एफटीआई पहुंचा तो हॉस्टल सेक्रेटरी ने मुझे न्यू हॉस्टल में रूम दिया, रूम नंबर 410। और मेरा जो रूममेट था एकदम फिरंगी इंग्लिश बोलने वाला, मैं देसी गांव का शाहजहांपुर का लड़का, अंग्रेजी भी अच्छी नहीं। वो सोया, मैंने गेट खोला, मेरे मन से ये तो अंग्रेज है।
बोलता है who are you, मैंने कहा I'm your junior, just took my admission here, I want the hostel secretary told me this is your room, please come go inside. और उसी दिन मेरी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, टाइम पे पहुंचना था, पहला दिन था, नर्वस था, डरा हुआ था, वो बाथरूम में या निकल नहीं रहा बाहर, देसी वाले लड़के एकदम दिमाग से निकल गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले खड़खड़ाया प्लीज कम आउट, प्लीज, जब नहीं निकला प्लीज कम आउट, फिर वो जब बाहर निकला व्हाट हैपेंड, नथिंग नथिंग, आई जस्ट सेइंग यू आर वेरी नाइस गाय, यू आर लवली गाय, आई लव यू। अरे सर फिर मैं अंदर गया और फिर मैं वापस आया, फिर मैं क्लास में पहुंचा, पहला दिन का किस्सा है। फिर मुझे बाद में पता चला जो मैंने उसको गाली दी थी डेनियल को, पूरे एफबीआई वालों ने उसको सारी गालियां रटा रखी थी हिंदी वाले में, देखो ये क्या हुआ। फिर डेनियल ने शाम को मुझे बुलाया, फिर मेरी जो हमारे क्रिएटिव कल्चर था रैगिंग का, सत्संग का, फिर डेनियल ने मुझे थोड़ा सा रैग किया और बताया, हिंदी में बात की उससे, मैं तो उन्हें शॉक हो गया यार, ये बंदा हिंदी में पूरी हिंदी आती थी यार। वो प्रिटेंड कर रहा था उसको हिंदी नहीं आती है। या तो आपका क्या सवाल था सर कि स्पिरिचुअली लाइक आप 2003 से आपने स्टार्ट करा था सिनेमा, हाँ। तो आपको पहले ही पता था कि लाइक स्पिरिचुअली आपको मेडिटेशन करना है या बुक्स पढ़नी है जो हेल्प करती हैं इन सिनेमा, कि आपने इवेंचुअली वो सीखा? मैं अब बताता हूँ, देखो हाँ, डेनियल की बात मैंने इसलिए जिक्र किया, डेनियल के जरिए मेरे पास विपाशना पहुंचा। विपाशना एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन टेक्निक है और मेरे ख्याल से इस देश के हर आर्टिस्ट को ही, हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए। जो मुझ तक पहुंचा डेनियल के जरिए पूछा, तो मैं उसका मैं ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, उसके जरिए मुझ तक ये बात पहुंची। उससे पहले मेरी पर्सनैलिटी, मुझे याद है मैं 8th क्लास में, जैसे हम हिंदू फैमिली में जो पैदा हुए, तो हमारे यहाँ बचपन से ही कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, सूर्य को जल चढ़ाना, माता तुलसी के वृक्ष पे जल चढ़ाना, ये हम लोगों के परिवारों में होता है। तो ये बचपन से आध्यात्मिक हमारे घर में अभ्यास होते ही रहते थे हमारी फैमिली में। तो ओम का जो जप करने का जो कॉन्सेप्ट था बचपन से था। मेरे पिताजी शिव जी के भक्त थे, तो वो बड़े चिल्ला चिल्ला के मतलब पूजा का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करके पूजा किया करते थे। शिव भक्त के नाम से वो जाने भी जाते हैं गाँव में। तो मतलब वो वहां से कहीं ना कहीं चीजें ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट थी, गॉड गिफ्टेड थी, वो डीएनए में थी मेरे। तो बस ये है कि बाहर आगे चल के लोगों ने उसको और पॉलिश करके और उसको एक एनहेंस कर दिया, एक नया वर्जन दे दिया, क्रिएट कर दिया, और थी वो पहले से। तो स्पिरिचुअल तो मैं था, बाय बर्थ में हूँ, और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट स्पिरिचुअल होता है। वो स्पिरिचुअल नहीं होगा तो आर्टिस्ट हो ही नहीं पाएगा। क्या बात है। तो सर आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स, आपने हमारा टाइम निकाला। या थैंक यू। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए थिएटिकल शो। बोल देता हूँ, मैं नाम बोलता हूँ, देखो मेरा नाम वैसे अंकुश वर्मा है पेपर पे, लेकिन अगर आप गूगल पे या मेरा IMDb अकाउंट अगर चेक करेंगे, मैंने क्या क्या फिल्में की, क्या क्या काम किया हुआ है, अंकुश चग आलम डालना। और अंकुश चग आलम का मतलब यह है कि पूरा हिंदुस्तान। मैं एक शायरी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर ये भाई शो खत्म करेंगे। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, मोहब्बत ही मेरी पहचान है मेरे दोस्तों मेरे भाई। इसी के बाद, इसी के साथ बात खत्म करते हैं, शो तो खत्म कर दे। यही होता है असली आर्टिस्ट, एक असली एक्टर। सर आपसे सीखने को बहुत मिला जी सर। आप जैसे ही एक्टर होते हैं जो इंस्पायर करते हैं हमें एक्टर बनने के लिए। सो थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या